हेलो विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आईबीएन ऑनलाइन क्लासेज में मैं सुरेंद्र कुमार, इतिहास व्याख्याता, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, कोविड-19 की वजह से लंबे समय तक हमारी ऑफलाइन क्लासेज नहीं चलने के कारण आईबीएन स्कूल गुड्डागोड़ जी की ओर से ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था की गई है, जिसमें आप सभी का स्वागत है। मैं सुरेंद्र कुमार आपके सामने इतिहास का प्रथम अध्याय भारत का वैभवपूर्ण इतिहास, जिसका एक प्रकरण सिंधु सभ्यता आपके सामने पेश करूंगा, जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा रुचि लें और अगर कोई गलती इसमें हो या कोई कमेंट इसमें आए तो अपने कमेंट बॉक्स में इसको डालें। तो प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दें, सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण प्रकरण जो बोर्ड परीक्षाओं में 10 अंक का है। इस सिंधु सभ्यता से जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने पेश करूंगा, तो ध्यान दें। प्रिय विद्यार्थियों, सिंधु सभ्यता की शुरुआत कब या कहां से करें? तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दें, सिंधु सभ्यता प्राचीन काल से वर्तमान समय तक ये एक ऐसा विषय रहा है जिसका समय ज्ञात करना असंभव है, लेकिन फिर भी बहुत सारे इतिहासकारों ने इसका समय अलग अलग ज्ञात किया है। लेकिन विज्ञान की एक प्रामाणिक पद्धति C14, इसको कार्बन रेडियो पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ऐसी पद्धति है जिससे प्राचीनतम वस्तुओं का समय ज्ञात किया जाता है। इस कार्बन 14 के अनुसार सिंधु सभ्यता का समय 2550 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। इस समय के भीतर सिंधु सभ्यता कहां उत्पन्न हुई या सिंधु सभ्यता कहां प्रचलन में थी या विश्व के कौन कौन से देशों में यह सिंधु सभ्यता पनपी थी? तो विद्यार्थियों ध्यान दो, सिंधु सभ्यता का विस्तार अपन दो प्रकार से पढ़ेंगे। एक अपने को बताया जाता है कि विस्तार कौन कौन से देशों में है, एक अपन पढ़ेंगे कि सिंधु सभ्यता का कुल विस्तार, कुल क्षेत्रफल कितना है। तो दूसरा बिंदु बनता है क्षेत्रफल। प्रथम क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का विस्तार विश्व के 3 देशों में है। भारत, दूसरा है पाकिस्तान और तीसरा है अफगानिस्तान। विश्व के 3 देशों में यह सभ्यता फैली हुई है। तो दूसरा क्वेश्चन आता है कि इसका कुल कितना क्षेत्रफल है? तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका कुल क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर।
या अपन ऐसा कह सकते हैं कि इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। अब बड़े क्वेश्चन अपने पास यह आता है कि 12,99,600 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्रफल है, इसका आकार या यह सभ्यता इन तीनों देशों में किस प्रकार फैली हुई है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि इसकी आकृति या इसका आकार कैसा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार पढ़ाया जाता है। अर्थात अगर अपन भारत का आकार, भारत की स्थिति का अध्ययन करें तो इसका ऊपरी भाग जम्मू कश्मीर, नीचे का भाग महाराष्ट्र, जबकि मध्य का भाग उत्तर प्रदेश और पश्चिम का अंतिम भाग अफगानिस्तान। लेकिन बेटे याद रखना, इसका अंतिम छोर पाकिस्तान से पहले ही पाकिस्तान में स्थित एक जगह है जिसका नाम है बलूचिस्तान, यहां तक फैला हुआ है। अब इसकी आकृति का अध्ययन किया जाए तो हम नहीं कह सकते कि यह पाकिस्तान में भी फैली हुई है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मध्यवर्ती क्षेत्र अपन जम्मू कश्मीर से अफगानिस्तान की ओर, वह भूभाग जो पाकिस्तान की ओर जा रहा है, इसका मध्यवर्ती क्षेत्र पाकिस्तान में स्थित है। जैसे सिंधु सभ्यता का खोजा गया प्रथम स्थल मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है, जबकि इसके अधिकांश स्थल जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। इसका मतलब अपन ये अनुमान लगाएंगे कि सिंधु सभ्यता का पहला स्थल चाहे पाकिस्तान में स्थित हो, लेकिन इसके अधिकांश स्थल भारत में स्थित है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसका पहला स्थल पाकिस्तान में, तो नवीनतम स्थल, तो बड़े नवीनतम स्थल तो पाकिस्तान में भी खोजे जा रहे हैं, अफगानिस्तान में भी खोजे जा रहे हैं, भारत में भी खोजे जा रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि अब तक लगभग कितने की स्थल खोजे जा चुके, अर्थात अपन बात करें कि कुल कितने स्थल इस सभ्यता के वर्तमान समय तक खोजे जा चुके। तो बड़े ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कुल 1400 स्थल वर्तमान समय तक खोजे जा चुके। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये 1400 स्थल भारत में है या तीनों देशों में। तो बड़े याद रखना, ये 1400 स्थल तीनों देशों में है। ये भारत में भी है, ये पाकिस्तान में भी है और ये अफगानिस्तान में भी है। अब क्वेश्चन ये आया कि 1400 में से कितने स्थल भारत में स्थित है। तो बड़े याद रखना, ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत में इसके टोटल 917 स्थल खोजे जा चुके हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इनको बेटे तुम ऐसे याद रखो कि भारत के 917 याद कर लिए, अफगानिस्तान में याद रखो तुम्हें मात्र 2 स्थल। वर्तमान समय तक सिंधु सभ्यता के 1400 स्थलों में से मात्र 2 स्थल ऐसे हैं जो अफगानिस्तान में खोजे गए।
अब क्वेश्चन ये उठता है कि 917 भारत में तो 2 अफगानिस्तान में, तो बचे अपने पास कितने 481 स्थल, जो कहां स्थित है पाकिस्तान। टोटल हो गए 1400। अब 917 याद नहीं रह पाएंगे इतने स्थल, 481 ये भी नहीं याद रह पाएंगे। तो बड़ी यहां ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनता है कि अफगानिस्तान में स्थित 2 स्थल कौन से हैं, क्योंकि मात्र 2 नाम है, इसलिए 2 नाम तो अपन याद रख ही सकते हैं। एक नाम सोर्तुगई, थोड़ा सा जटिल नाम है लेकिन 2-3 बार काम में लोगे याद रह जाएगा। एक स्थल है सोर्तुगई और दूसरा स्थल है मुंडीगाक। ये 2 स्थल ऐसे हैं जो अफगानिस्तान में खोजे गए। इन स्थलों की सूची ज्यादा है, इसलिए बेटे इनमें अपन वो स्थल पढ़ेंगे जो महत्वपूर्ण है। इन अफगानिस्तान में स्थित 2 स्थलों का नाम तुम्हें याद रखना है, जिसमें एक सोर्तुगई है, दूसरा मुंडीगाक। अब अपने पास क्वेश्चन उठता है कि भारत में स्थित 917 स्थल है, ये भारत के कितने राज्यों में स्थित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भारत में जो 917 स्थल, पाकिस्तान में हमें कोई नहीं पूछता कि 481 स्थल कितने राज्यों में फैले हुए हैं, अफगानिस्तान में तो मात्र 2 स्थल है। तो रही बात भारत की, भारत में 917 स्थलों में से 917 स्थलों को कितने राज्यों में बांटें, अर्थात कितने राज्यों में फैले हुए हैं। बड़े याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वर्तमान भारत के 7 राज्य ऐसे हैं जहां सिंधु सभ्यता फैली हुई है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये 7 राज्य कौन से हैं। तो बेटे पहले तो ये याद रखो, पूर्वोत्तर का कोई ऐसा स्थल नहीं है जहां सिंधु सभ्यता खोजी गई। महाराष्ट्र के दक्षिण में चले जाओ, तुम्हें कोई ऐसा स्थल नहीं मिलेगा जो सिंधु सभ्यता का हो। उत्तर प्रदेश से तुम नेपाल टच हो जाओ, तुम्हें कोई ऐसा स्थल नहीं मिलता जो सिंधु सभ्यता का है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि तो फिर 7 कौन से रह गई। तो बड़े याद रखना, मैंने आपको पहले बताया था कि इसकी आकृति जो है वो त्रिभुजाकार है। इसका मतलब है, देखो यहां जम्मू कश्मीर बताया मैंने पहले, यहां मैंने उत्तर प्रदेश बताया था, यहां मैंने महाराष्ट्र बताया। इसका मतलब ये तो पहले से ही क्लियर हो गया कि उत्तर प्रदेश से आगे नहीं जाना है, महाराष्ट्र से नीचे नहीं आना है, जम्मू कश्मीर तो ऑलरेडी पहले से ही अपना बॉर्डर बनाता है। अब देखना 3 राज्यों के नाम तो ऑटोमेटिक अपने पास आ गए। अब देखो 7 राज्य कौन कौन से हैं। पहले क्रम पे आ रहा है जम्मू कश्मीर, दूसरा स्थल अपने पास आ रहा है, जम्मू कश्मीर से जस्ट आप नीचे आओगे आपको मिलता है हिमाचल प्रदेश। लेकिन बेटे याद रखना, हिमाचल प्रदेश में सिंधु सभ्यता का कोई स्थल नहीं है। तो फिर बचा अपने पास, जैसे ही हिमाचल से आप नीचे आओगे तो आपको दूसरा राज्य मिलेगा पंजाब। याद रखना बेटे, हिमाचल प्रदेश को आपको दिमाग से निकालना है, जो जम्मू कश्मीर पंजाब से पूर्वोत्तर बॉर्डर बना रहा है। इस पूर्वोत्तर बॉर्डर के अंतर्गत या उस क्षेत्र में सिंधु सभ्यता का कोई स्थल नहीं है। पंजाब से जस्ट नीचे आओगे तो तीसरे नंबर पर मिलता है हरियाणा। हरियाणा, अब बड़ी याद रखना, हरियाणा की जस्ट आप नीचे आओगे तो आपको मिलता है राजस्थान। उसके बाद थोड़ा सा देखो, इतना याद रखना, हरियाणा और राजस्थान, राजस्थान का पूर्वी बॉर्डर और हरियाणा का दक्षिण पूर्वी बॉर्डर, ये बना रहा है किससे, उत्तर प्रदेश से। तो अपना अगला राज्य आ जाएगा कौन सा, उत्तर प्रदेश। इसके बाद 6ठे नंबर पर राजस्थान से जस्ट आप दक्षिणी सीमा बनाओगे किससे, गुजरात।
और लास्ट मैंने आपको आकृति में ही बता दिया था, और वो है महाराष्ट्र। इस प्रकार से अपनी सिंधु सभ्यता विश्व के 3 देशों में और भारत के 7 राज्यों में सिमटी हुई है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो 7 राज्य अपन ने पढ़े हैं, इनमें कई बार एक ऐसा क्वेश्चन निकलता है कि भारत के कौन से राज्य में सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल खोजे गए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कई बार परीक्षाओं में आता है। तो सर्वाधिक स्थल तो बड़े याद रखना, देखो थोड़ी सी मेमोरी इस प्रकार से काम में लो। जम्मू कश्मीर काफी पथरीला क्षेत्र है और शायद यहाँ सिंधु सभ्यता के लोग नहीं रहे होंगे, या रहे हैं तो भी कम क्षेत्रों में। उसके बाद पंजाब, हरियाणा, ये 2 राज्य तुम्हें ऐसे मिलेंगे जो काफी नदियों वाले क्षेत्र हैं, और जहां नदियां बहा करती थी वहां प्राचीनतम लोग सर्वाधिक रहा करते थे। उसके बाद अपने पास आता है उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। लेकिन याद रखना बेटे, गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक, अब ये तो क्लियर नहीं कर पाए हैं अब तक कितने, लेकिन इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि 200 स्थलों से अधिक अकेले गुजरात में खोजे गए। टोटल मैंने कितने बताए थे भारत में? 917। उनमें से 200 से अधिक स्थल तो अकेले गुजरात में खोजे गए। इसलिए बेटे टोटल अपने पास आ गए 7 राज्य। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सिंधु सभ्यता के लोग अपना जीवन यापन कैसे करते थे, क्या वो लोग पढ़े हुए थे, उन लोगों का व्यवसाय क्या था। तो बेटे एक चीज मैं बता देता हूं, सिंधु सभ्यता में अपन लेते हैं लेखन कार्य। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन उठता है, कई बार ऐसा पूछते हैं कि क्या वो लोग पढ़े हुए थे, या उन लोगों का व्यवसाय क्या था, या उन लोगों की आजीविका के साधन क्या थे। तो बेटे अपने पास क्वेश्चन ये आता है लेखन कार्य। तो याद रखना, सिंधु सभ्यता को अपन इतिहास के दूसरे क्रम में रखते हैं, और सिंधु सभ्यता को आधे इतिहास की घटना माना जाता है। और आधे इतिहास एक ऐसी घटना है जिसमें लेखन कार्य शुरू तो हो गया था, लेकिन उसको लोग पढ़ नहीं पाए थे। इसलिए उस लेखन कार्य को, जो लिखा हुआ तो है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता, क्या लिखा हुआ है या उस लिपि के अंतर्गत कौन कौन से लेखन कार्य होते थे, क्या लिखा जाता था, कैसे लिखा जाता था, ये कोई क्लियर नहीं है। इसलिए बेटे इतिहासकारों ने उसका नाम रखा है भाव चित्रात्मक लिपि। अर्थात उसमें चित्र तो उकेर दिए, ऐसा लग रहा है जैसे कोई चित्र बने हुए हैं, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि वो क्या लिखा हुआ है। चार्ल्स मेसन जैसे विद्वानों ने तो ये भी कहा है कि लेखन कार्य जिस लिपि में होता था उसको बुस्टोफेदम लिपि कहा जाता था। लेकिन इतना याद रखना बेटे, इसमें लेखन कार्य होता था तो वो किस प्रकार, तो थोड़ा सा मैं उदाहरण देता हूं। इसका लेखन कार्य, इसका लेखन कार्य इस प्रकार की आकृति बना करती थी। लेखन कार्य में एक प्रकार की आकृति बनती थी। अब आप चित्र को देखकर यह अनुमान लगाओगे कि इसकी नोक कौन सी दिशा से है। तो बेटे इसकी ये जो नोक है, इसकी शुरुआत अपन कर रहे हैं दाएं से, जबकि इसका अंत यहां है। और बढ़ा देते हैं चाहे इसको, इसीलिए मैंने नाम दिया है भाव चित्रात्मक। देखने में सर्पिलाकार चित्र नजर आ रहा है, इसलिए इतिहासकार इसको भाव चित्रात्मक लिपि नाम दे दिया। इसका अंतिम छोर देखोगे तो ये लिखा हुआ है बाईं ओर। इसका मतलब इस आकृति को देखने से ये तो क्लियर हो गया
कि इसका लेखन कार्य कैसे होता था। तो याद रखना बेटे, इसका लेखन कार्य दाईं से बाईं ओर होता था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दाईं ओर था सर बाईं ओर। तो बेटे मैंने आपको आकृति बता दी है, आप तुरंत इस प्रकार से सर्पिलाकार आकृति मानोगे, उसमें आप देखोगे कि इसकी शुरुआत और इसका अंत कहां से। इसकी शुरुआत जिधर से आप कर रहे हैं वो हिस्सा इसमें लेखन कार्य की शुरुआत को दर्शाएगा। क्लियर। अब क्वेश्चन ये उठता है, लेखन कार्य के अंतर्गत कुल कितने चिन्ह काम में लिए जाते थे। जैसे अपन एबीसीडी में 26 अक्षरों से पूरा इतिहास लिख देते हैं, उसी प्रकार सिंधु सभ्यता में जो लेखन पद्धति प्रचलित थी उसमें कुल कितने अक्षर काम में लिए जाते थे। तो याद रखना बेटे, इसमें भी गिने चुने अक्षर थे। तो लेखन कार्य के अंतर्गत कुल अक्षरों की संख्या मात्र 64 थी। वैसे देखा जाए तो ये बहुत है, जैसे अपने एबीसीडी में तो 26 अक्षर होने से पूरा इतिहास, पूरा मतलब किताबें लिख दी जाती हैं, इसमें कुल 64 थे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर जैसे आप अक्षरों की संख्या बता रहे हो तो फिर ये भाव चित्रात्मक पुष्टोफेदम या इस प्रकार की आकृति आप कैसे दर्शा रहे हो। तो याद रखना बेटे, इसमें जो अक्षर हुआ करते थे वो इस प्रकार अक्षर होते थे जैसे किसी जानवर की चिन्ह हो। जैसे क्वेश्चन ये उठता है कि सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक चिन्ह अक्षर किस जानवर के मिले हैं, तो उसमें एक जानवर का नाम आता है, वो बोलते हैं अपन मछली। तो ऐसे विद्यार्थियों ध्यान रखना, लेखन कार्य के अंतर्गत भी अपने पास कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। जैसे क्या नाम देंगी, भाव चित्रात्मक पुष्टोफेदम, किस प्रकार ये लिखी जाती थी, तो दाएं से बाईं ओर, कुल अक्षरों की संख्या कितनी थी, इस प्रकार के क्वेश्चन अपन इसे बिंदु से लेंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है, सिंधु सभ्यता के अंतर्गत लोग व्यवसाय के तौर पर क्या करते थे। जैसे क्वेश्चन ये उठता है कि सिंधु सभ्यता के अंतर्गत सर्वाधिक किस धातु का लोग इस्तेमाल करते थे। जैसे कई बार क्वेश्चन उठता है कि वो लोहा काम में लेते थे या कांसा। तो प्रिय विद्यार्थियों, सिंधु सभ्यता में वहां के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। तो क्वेश्चन उठता है कि कांसा, अर्थात सिंधु सभ्यता के लोग कांसे का सर्वाधिक इस्तेमाल करते थे, इसलिए इस सभ्यता का एक दूसरा नाम भी दिया जाता है और वो देते हैं अपन कांस्य युगीन सभ्यता। तो प्रिय विद्यार्थियों, सर्वाधिक कांसा धातु का इस्तेमाल होने के कारण इस सभ्यता का नाम ही अपन ने कांस्य युगीन सभ्यता रख दिया। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन क्लासेज में इतना ही। कल फिर आपके सामने इसी से आगे का वीडियो प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।